दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त तमिल सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसको हाल ही में रिलीज किया गया है। मूवी का नाम आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा और इसकी IMDb रेटिंग है 8.4। मूवी इतनी जबरदस्त है कि मैंने इसको अपने दोस्तों के साथ दो बार देखा है। इसलिए आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इस मूवी को पूरा देखना, क्योंकि एकदम लास्ट में जाकर इस मूवी के सारे धागे खुलते हैं। तो चलिए अब चलते हैं सीधा मूवी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत आधी रात के वक्त से होती है, जहां एक अनजान मास्क वाला आदमी किसी को मारकर एक सुनसान जगह पर लाता है और उसकी बॉडी पर पेट्रोल डालकर उसे जला देता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हमें एक फाइनेंस कंपनी को दिखाया जाता है, जहां कुछ चोर घुस आते हैं और सारे गहने पैसे चुराकर भागने लगते हैं। अब इसी दौरान वहां का सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेता है और उनसे भिड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चोरों के पास गन होती है, जिससे वो उस बेचारे गार्ड को वहीं ऑन द स्पॉट मार डालते हैं। इसके बाद अगले दिन हमें अरविंद नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो पेशे से एक पुलिस ऑफिसर होता है। हम देखते हैं कि इस रॉबरी का केस अब अरविंद को सौंपा जाता है, क्योंकि वो इस तरह के केसेस का स्पेशलिस्ट था। अब केस मिलते ही अरविंद इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है और हैरानी की बात यह है कि अगले ही दिन वो उन चोरों को ढूंढ भी लेता है और उसके बाद गिरफ्तार भी कर लेता है। असल में बात ये थी कि अरविंद पहले से ही इस तरह की रॉबरीज को फॉलो कर रहा था और इसीलिए उसे ये बात पता थी कि ये चोर सिर्फ फाइनेंस कंपनियों को ही टारगेट करते हैं और वहीं चोरी को अंजाम देते हैं। इसलिए अरविंद ने पहले से ही उस एरिया की सभी फाइनेंस कंपनियों के गहनों के अंदर GPS ट्रैकर फिक्स करवा दिया था, ताकि अगली बार जब चोरी हो तो चोरों को आसानी से ट्रैक करके पकड़ा जा सके। अब चोरों को पकड़ने के बाद अरविंद का सीनियर ऑफिसर उसे अपने पास बुलाता है और उसकी बहुत तारीफ करता है। इसके बाद वो उसको एक और नया पेचीदा केस सौंपता है, जो कि नारकोटिक्स का केस होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें अब रंजीत नाम के एक और पुलिस वाले को दिखाया जाता है, जो खुद एक केस सॉल्व करने में लगा होता है। अब हमें पता चलता है कि शहर में एक सीरियल किलर लोगों को जलाकर मार रहा है, जैसा कि मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। दूसरा, अब तक शहर में 5-6 मर्डर्स हो चुके हैं और सारे मर्डर्स एक ही पैटर्न में हुए हैं और इसीलिए रंजीत का सीनियर ऑफिसर उसे ये केस सौंपता है और कहता है कि जल्दी से जल्दी तुम इस केस को सॉल्व करो, इस किलर ने नाक में दम कर रखा है। अब हम देखते हैं कि जब रंजीत इस केस को लेता है तब सिर्फ 2 मर्डर्स हुए थे, लेकिन इस केस को लेने के बाद अचानक मर्डर्स की संख्या बढ़ जाती है, 2 से 3, फिर 3 से 4, जबकि किलर का पैटर्न वही होता है, जिसमें वो पहले तो विक्टिम के माथे पर गोली मारता है, वो भी उसे बिना टॉर्चर किए, और उसके बाद वो उसकी लाश को शहर के सुनसान इलाके में ले जाकर जला देता है, ताकि कोई भी सबूत ना बचे। इसलिए अब जब रंजीत क्राइम स्पॉट पर जाता है तो उसे वहाँ एक भी क्लू नहीं मिलता। इसके अलावा ना तो वो विक्टिम्स की पहचान कर पाता है, ना ही कोई खास लीड ढूंढ पाता है। इसके चलते वो अपने कांस्टेबल से आसपास के एरिया में हुई मिसिंग कंप्लेंट्स के बारे में पता करने को कहता है, लेकिन उसे पता चलता है कि कोई भी कंप्लेंट दर्ज नहीं की गई है। तो इस तरह हम देखते हैं कि रंजीत अब इस केस में आगे नहीं बढ़ पाता। खैर, वहीं दूसरी तरफ अरविंद अपने नारकोटिक्स वाले केस को सॉल्व करने में लगा होता है। यहाँ उसे कुछ लीड्स और सस्पेक्ट्स मिलते हैं और आखिरकार वो उस ड्रग वाली गैंग को भी पकड़ लेता है, जो इस केस में मेन सस्पेक्ट होता है। इस तरह अब लगातार केस सॉल्व करने की वजह से उसका सीनियर ऑफिसर उसे बहुत अप्रिशिएट करता है, जबकि दूसरी तरफ बेचारा रंजीत मुश्किलों में फंसा रहता है, क्योंकि उसे कोई भी लीड नहीं मिल रही होती। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और इसी बीच एक दिन रंजीत को किसी का कॉल आता है, जिसके बाद वो फौरन अपनी गाड़ी को लेकर उस जगह की तरफ निकल जाता है। लेकिन तभी रास्ते में उसकी गाड़ी का एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें रंजीत तो बच जाता है, लेकिन उसके सिर में गहरी चोट लगने की वजह से वो कोमा में चला जाता है, जिस वजह से उसकी कंडीशन बहुत सीरियस हो जाती है। अब इसके बाद अरविंद का सीनियर ऑफिसर जो कमिश्नर है, वो अरविंद को बुलाता है और उस सीरियल किलिंग का केस सौंपता है। यहाँ कमिश्नर उससे कहता है कि मुझे ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा है। ये केस पहले रंजीत नाम के पुलिस ऑफिसर के पास था, लेकिन एक एक्सीडेंट के चलते वो कोमा में है, इसलिए अब ये केस मैं तुम्हें दे रहा हूँ। वो कहता है कि एक बात याद रखना कि शहर के मीडिया वाले भी इस केस के पीछे पड़े हैं, इसलिए अगर हमारा डिपार्टमेंट ये केस सॉल्व नहीं कर पाया तो ये केस CBI को चला जाएगा, जिससे हमारी यूनिट की थू-थू हो जाएगी। इसलिए बहुत ध्यान से और समझदारी से इस केस को डील करना। इस तरह अब कमिश्नर केस की फाइल देते हुए SI मनोहर को भी अरविंद का असिस्टेंट बनाकर उसके साथ काम पर लगा देता है। इसके बाद अरविंद मनोहर से कहता है कि मैं उन सारे क्राइम स्पॉट्स को देखना चाहता हूँ जहाँ जहाँ ये सारे कत्ल हुए थे। तो इस तरह अब ये दोनों मिलकर सारे अलग अलग क्राइम स्पॉट्स पर जाते हैं और वहाँ अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। इसके बाद अरविंद को अपनी इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि अब तक कुल 6 मर्डर्स हो चुके हैं और सारे मर्डर्स एक ही पैटर्न में हुए हैं, जबकि डिपार्टमेंट को कोई क्लू नहीं मिला है और यहाँ तक कि क्राइम स्पॉट पर एक बाल तक नहीं मिला है।
इसके बाद जब वो दोनों पुलिस स्टेशन वापस जा रहे होते हैं तभी मनोहर को उसके घर से कॉल आता है, जिस पर मनोहर फोन पर कह देता है कि मैं आधे घंटे में वहां पहुंच जाऊंगा। इस बीच अब अरविंद मनोहर की पर्सनल लाइफ के बारे में पूछता है तो मनोहर उसे बताता है कि सर, कुछ दिनों पहले मेरी बीवी एक एक्सीडेंट में मर गई, लेकिन मेरा एक बेटा है जिसकी देखभाल एक औरत करती है और दिक्कत यह है कि मेरा बेटा तभी खाना खाता है जब मैं उसे खिलाता हूँ, इसलिए मुझे आधे घंटे में घर पहुँचना होगा। तो ये सुनकर अरविंद उससे कहता है कि कोई बात नहीं, जल्द ही तुम्हें इस चीज की आदत पड़ जाएगी, पर तुम अपने बच्चे पर पूरा फोकस रखना, वो एक दिन तुम्हारा नाम जरूर रोशन करेगा। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जब अरविंद स्टेशन जा रहा होता है तभी उसकी गाड़ी अचानक ब्रेकडाउन हो जाती है और अपनी जगह से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ती। इसी बीच वो किसी से लिफ्ट मांगने लगता है तो तभी एक लड़की उसकी गाड़ी के पास आकर रुकती है और उसे अपनी तरफ से लिफ्ट ऑफर करती है। अब उस लड़की को देखकर अरविंद शॉक्ड हो जाता है, जैसे कि वो उसको पहले से जानता हो, और इसी के साथ सीन थोड़ा फ्लैशबैक में चला जाता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम सैन है। फिर हम देखते हैं कि 8 महीने पहले सैन एक रेस्टोरेंट में गई थी जहां उसके माँ बाप ने उसके लिए एक लड़के से मिलने का इंतजाम किया था, क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी जल्दी से जल्दी करना चाहते थे। अब सैन की माँ उसे फोन पर बताती है कि वो लड़का ग्रे शर्ट पहनकर आएगा। उधर दूसरी तरफ उसी रेस्टोरेंट में अरविंद भी ग्रे शर्ट पहनकर बैठा होता है, जिसे देखकर सैन को लगता है कि अरविंद ही वो लड़का है। जिसके बाद वो उसे देखते ही उसे पसंद करने लगती है, लेकिन असल में अरविंद वो लड़का नहीं था और वो वहाँ किसी क्रिमिनल को फॉलो करने आया था। अब इसी बीच वहाँ पर बहुत ही जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है और सैन को पता चलता है कि अरविंद तो एक पुलिस वाला है, लेकिन इसके बावजूद सैन अरविंद से प्यार करने लगती है और उस दिन से उसका पीछा करने लगती है, जबकि अरविंद उसे हर बार इग्नोर करता रहता है। अब सीन यहाँ से प्रेजेंट में आता है, जहाँ इसी सब की वजह से अरविंद को सैन की गाड़ी में बैठना पसंद नहीं होता, लेकिन इस वक्त वो काफी लेट हो रहा था, इसलिए आखिर में वो उससे लिफ्ट ले लेता है। इसके बाद अरविंद और मनोहर रंजीत को देखने हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ डॉक्टर से उन्हें पता चलता है कि अभी तक रंजीत की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है और वो अभी भी कोमा में है। और फिर अरविंद के पूछने पर डॉक्टर ये भी बताता है कि कुछ पता नहीं कि कब तक वो होश में आएगा। अब उसी रात हम देखते हैं कि वो सीरियल किलर मास्क पहनकर एक और आदमी को किडनैप कर लेता है और इस वक्त इस किलर के पास एक बहुत ही पुरानी मॉडल की कार होती है। इसके बाद सुबह सुबह अरविंद को एक डेड बॉडी की खबर मिलती है, जिसके बाद वो फौरन क्राइम स्पॉट पर पहुंचता है, जिसमें क्राइम करने का वापस वही पैटर्न होता है, लेकिन इसके बावजूद हर बार की तरह कोई भी क्लू नहीं होता। इसके बाद अरविंद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए हॉस्पिटल जाता है, जहां डॉक्टर उसे एक छोटी सी प्लेट दिखाता है। यहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि असल में मरने वाला एक मेल है, जिसकी उम्र करीब 30 साल होगी। साथ ही इसके पैर की एक छोटी सी सर्जरी हुई थी, जिस वजह से इसके पैर में एक छोटी सी प्लेट लगाई गई थी और उस पर एक सीरियल नंबर था। डॉक्टर कहता है कि अब आप इस सीरियल नंबर से इसकी डिटेल्स पता कर सकते हैं कि ये कौन आदमी था, यानी कि ये प्लेट आखिर कब और किसके लिए ली गई थी। तो अब अरविंद फौरन उस प्लेट को लेकर एक एक्सपर्ट के पास जाता है और उससे पूछता है कि पिछले 4-5 महीनों में किन किन लोगों के पैरों पर सर्जरी हुई थी, क्या आप मुझे बता सकते हैं, और क्या इस नंबर से उस आदमी का पता चल सकता है। तो वो डॉक्टर उससे कहता है कि ऐसे किसी आदमी के बारे में पता करना मुश्किल है, क्योंकि एक ही दिन में कई प्लेट्स बिकती हैं, लेकिन जिन जिन को भी पिछले 4-5 महीने में प्लेट्स बेची गई हैं, मैं उनकी एक लिस्ट बनाकर आपको कल दे दूंगा। अब यहाँ से निकलते वक्त अरविंद को उस हॉस्पिटल में मनोहर भी दिखता है, जो किसी डॉक्टर से मिलकर वापस घर जा रहा होता है। तो ये देखकर अरविंद उस डॉक्टर से मनोहर के बारे में पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया था। तो पहले तो डॉक्टर उसे मनोहर के बारे में कुछ नहीं बताता, लेकिन बाद में कहता है कि असल में मनोहर को एक रेयर दिल की बीमारी है और उसने ये बात आज तक किसी से शेयर नहीं की। फिर अगले दिन अरविंद को उस डॉक्टर से सर्जरी की लिस्ट मिलती है, जिसके बाद वो उसमें से 30 साल के मेल्स को फिल्टर करता है, जिनके पिछले महीनों में कोई सर्जरी हुई थी, और इस तरह उसके सामने उसमें से कुल 7 लोग निकल कर आते हैं। अब अरविंद और मनोहर एक एक बंदे से मिलकर उनकी डिटेल्स को चेक करते हैं, जिसमें से आखिरी बंदा सुधाकर होता है। फिर अरविंद और मनोहर उसके घर जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि सुधाकर का पिता पैरालाइज्ड है और सुधाकर घर के पास छोटी मोटी जॉब करके उनकी देखभाल करता है। अब सुधाकर अरविंद से उस प्लेट के बारे में पूछता है, तो सुधाकर उसे बताता है कि हाँ सर, हाल ही में मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद मेरे पैर की सर्जरी हुई। इसके बाद वो उसे अपना पैर भी दिखाता है, जिसमें वो प्लेट लगी होती है। फिर थोड़ी पूछताछ के बाद अरविंद पानी मांगता है, जिसके बाद सुधाकर पानी लेने अंदर चला जाता है, लेकिन इस दौरान अरविंद उसके पैर को गौर से देखता है और सुधाकर ये चीज नोटिस कर लेता है, इसलिए वो जल्दी से पानी लेकर आता है। इसी बीच अरविंद को भी लगने लगता है कि सुधाकर उससे कुछ छुपा रहा है। तभी हम देखते हैं कि सैन
अरविंद को फोन करके एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है, जबकि अरविंद उससे मना करने लगता है। लेकिन वो कहती है कि मुझे एक जरूरी बात करनी है, इसलिए तुमको आना ही होगा। इस तरह अब अरविंद सैन के रिक्वेस्ट करने पर उससे मिलने चला जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि सैन अरविंद को एक रिंग देकर प्रपोज करती है और पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, लेकिन अरविंद उसके प्रपोजल को ठुकरा देता है, जिसके बाद सैन रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन अरविंद को एक और मर्डर की खबर मिलती है, लेकिन इस बार इसमें थोड़ा ट्विस्ट होता है और वो ये कि अब तक किलर विक्टिम्स की बॉडीज को शहर के बाहर जलाता था, लेकिन इस बार उसने डेड बॉडी को शहर के अंदर ही जला दिया था। अब अरविंद के साथ एक लोकल पुलिस वाला भी वहाँ पहुँचता है, तो एक कांस्टेबल अरविंद को बताता है कि सर, कल एक पागल भिखारी स्टेशन पर आया था और वो कुछ बता रहा था, लेकिन पूरी बात नहीं बता पाया। वो बस यही कह रहा था कि एक मास्क वाला आदमी था और एक लड़की थी जो जा रही थी और फिर उसके पास एक गाड़ी आई। वो कहता है कि लेकिन इंस्पेक्टर ने उसकी बातों को इग्नोर करके उसे वहाँ से भगा दिया। अब अरविंद फौरन उस भिखारी को ढूंढने लगता है और उससे पूछता है कि कल तुमने क्या देखा। तो भिखारी उसे बताता है कि कल रात एक लड़की बस से उतरकर अपने घर जा रही थी, तभी पैदल जाते वक्त एक मास्क वाला बंदा गाड़ी में आया और उस लड़की को बेहोश करके अपने साथ ले गया। अब इस चीज से अरविंद समझ जाता है कि असल में वो लाश किसी लड़के की नहीं बल्कि लड़की की है। आगे भिखारी ये भी कहता है वो लड़की हर रोज अपनी स्कूटी से इसी रास्ते से गुजरती थी। तो अरविंद मनोहर से कहता है अगर वो हर रोज स्कूटी से अपने ऑफिस जाकर घर वापस आती थी तो फिर कल रात को वो बस से क्यों गई? इसका मतलब उसकी स्कूटी जरूर रिपेयर के लिए गई होगी। इसके बाद वो दोनों आपस के मैकेनिक की दुकानों पर जाकर पूछताछ करते हैं, जहां एक मैकेनिक उन्हें बताता है हाँ, 2 दिन पहले एक लड़की अपनी स्कूटी यहाँ छोड़कर गई थी। इसके बाद जब ये लोग उसकी स्कूटी को चेक करते हैं तो उसमें उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि उस लड़की का नाम असल में मीरा है। अब अरविंद और मनोहर फौरन मीरा के घर जाते हैं और यहाँ हैरानी की बात यह है कि मीरा तो असल में जिंदा होती है। अब कांस्टेबल मीरा को देखकर पहचान लेता है और कहता है कि अरे, कल तो तुम हमारे पुलिस स्टेशन पर आई थी ना। अब फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब पुलिस ने उस भिखारी को भगाया था तो उसी वक्त मीरा स्टेशन पर अपने कुत्ते की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए आई थी, लेकिन कांस्टेबल ने उसका केस नहीं लिया और ये कहकर भगा दिया कि क्या कुत्ता गुम होने के लिए हम कंप्लेंट लिखेंगे। खैर, अब अरविंद उससे पूछता है कि फ्राइडे की रात तुम कहाँ थी? तो मीरा कहती है कि मैं अपने घर पर ही थी और मेरे पेरेंट्स दूसरे गांव गए हैं। इसके बाद मनोहर मीरा के घर की तलाशी लेता है और अचानक यहाँ किसी चीज को देखकर शॉक्ड हो जाता है। फिर वो फौरन अरविंद को बुलाता है, जिसके बाद अरविंद भी उस कमरे में कुछ देखकर शॉक्ड हो जाता है। असल में बात ये होती है कि मीरा अकेली नहीं है, बल्कि वो एक ट्विंस हैं। ये दोनों देखते हैं कि मीरा के कमरे की दीवार पर एक स्कूल की फोटो लगी होती है, जिसका नाम होता है ट्विन बर्ड्स। फिर इसके बारे में पूछने पर उन्हें इस स्कूल की खासियत पता चलती है कि इस कॉलेज में कई सारे स्टूडेंट्स ट्विंस होते हैं। तो इस तरह अब अरविंद इस लीड को फॉलो करते हुए सुधाकर को इंटेरोगेशन के लिए बुलाता है और तभी यहाँ एक और शॉकिंग खुलासा होता है कि सुधाकर का भी एक ट्विन भाई है। अब अरविंद सुधाकर से पूछता है कि सच सच बताओ, तुम हमसे क्या छुपा रहे हो? तो सुधाकर उनसे कहता है कि सर, मेरा नाम सुधाकर नहीं सुरेंद्र है, जबकि सुधाकर मेरा ट्विन भाई था। वो कहता है कि 4 दिन पहले सुधाकर ने मुझे मैसेज किया था कि उसे घर आने में लेट होगा, इसीलिए मैं सो जाऊं, लेकिन सुबह तक वो घर नहीं आया और फिर जब मैंने उसे फोन किया तो उसका फोन स्विच्ड ऑफ था। आगे वो बताता है कि इस बीच एक अनजान नंबर से मुझे वीडियो कॉल आया, जिसमें एक मास्क वाला आदमी मेरे भाई सुधाकर को बहुत टॉर्चर कर रहा था और फिर वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा कि अगर तुम्हें अपना भाई जिंदा चाहिए तो जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना होगा। ये सुनकर अब इन दोनों के होश उड़ जाते हैं और फिर इन्हें पता चलता है कि मीरा की बहन तारा के साथ भी ऐसा ही हुआ था। यानी असल में जो मीरा मरी थी वो असली मीरा थी और ये तारा उसकी जुड़वा बहन है। यहाँ इनको पता चलता है कि तारा असल में पुलिस के पास अपनी बहन के बारे में बताने गई थी कि वो घर पर नहीं लौटी है, लेकिन तभी वो मास्क वाला आदमी उस पर नजर रख रहा था और फिर वो भी उसे मीरा की वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने लगा, जिस वजह से तारा ने कांस्टेबल से झूठ बोला कि उसका कुत्ता मिसिंग है। इसके बाद वो मास्क वाला आदमी सुरेंद्र और तारा को किसी एक सुनसान जगह पर बुलाता है और दोनों को अलग अलग कमरे में भेज देता है। अब यहाँ उन दोनों के सामने एक एक कमरे में एक एक बंदा होता है, जिनके चेहरे पर भी मास्क लगा होता है। इसके बाद वो मास्क वाला आदमी वीडियो कॉल पर इन दोनों से कहता है
कि फौरन अपने पास रखी गन को उठा लो और अपने सामने वाले आदमी को मार दो। वो कहता है कि जैसे ही तुम इस काम को कर लोगे वैसे ही तुम्हारा भाई और बहन जिंदा घर लौट आएंगे। तो इस तरह अपने भाई बहन को बचाने के लिए सुरेंद्र और तारा अपने सामने मौजूद मास्क वाले लोगों को मार देते हैं। फिर अगले दिन दोनों को एक वीडियो मैसेज मिलता है जिसमें उनका कारनामा रिकॉर्डेड होता है। और यहाँ शॉकिंग बात ये होती है कि जिसे उन्होंने मारा वो कोई और नहीं बल्कि उनके खुद के ही भाई और बहन थे। यानी सुरेंद्र ने अपने भाई सुधाकर को मार दिया और तारा ने अपनी बहन मीरा को। अब ये वीडियो देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। इसके बाद अब वो पुलिस के पास जाने की सोचते हैं, लेकिन जल्दी ही वो समझ जाते हैं कि इस वीडियो से ये साबित हो जाएगा कि हमने ही अपने भाई बहन को मारा है, इसीलिए वो चुप बने रहते हैं। खैर, अब अरविंद सुरेंद्र और तारा को एक साथ बुलाता है और कहता है कि उस मास्क वाले बंदे ने तुम दोनों को वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाकर तुम्हारे ही हाथों से अपने भाई बहन को मरवा दिया। वैसे तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? तो इस तरह ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और तभी सुरेंद्र तारा को पहचान लेता है कि अरे तुम तो तारा हो ना। तो यहाँ पर अरविंद को पता चलता है कि ये दोनों एक ही स्कूल में क्लासमेट्स थे। अब अरविंद उन्हें स्कूल की वो फोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है? तो दोनों एक साथ एक ही नाम लेते हैं, बेंजामिन। तभी अरविंद अचानक तारा के फोन में सैन की फोटो दिखाता है जिसने कुछ दिनों पहले उसे प्रपोज किया था। अब वो सैन के बारे में उससे पूछता है कि ये कौन है और तुम इसको जानती हो? तो तारा उसे बताती है कि ये मेरी फ्रेंड संजना है और हाल ही में हम दोनों एक मॉल में मिले थे। अब मनोहर सुरेंद्र से पूछता है कि सर्जरी तो सुधाकर के पैर की थी, फिर तुम्हारा पैर जख्मी कैसे हुआ? तो सुरेंद्र कहता है कि सर, मैंने सुधाकर का पैर जख्मी देखा था, इसलिए मैंने भी अपने पैर पर जख्म कर लिया ताकि कोई मुझ पर शक न करे। इसके बाद अरविंद और मनोहर ट्विन बर्ड्स स्कूल के एडमिन से मिलने के लिए जाते हैं और उसे केस की सारी डिटेल्स बताते हैं। वो कहते हैं कि एक सीरियल किलर सिर्फ ट्विंस को मार रहा है और अब तक जितने लोग भी मरे हैं वो इसी स्कूल की एक ही क्लास के थे। अब शॉकिंग बात यह है कि हत्यारा भी इन्हीं में से एक है। तो ये सुनते ही हेडमिस भी बेंजामिन का नाम लेती हैं और फिर दोनों को स्कूल की कहानी सुनाने लगती हैं, जिसके बाद सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। अब हम देखते हैं कि 26 साल पहले हेडमिस और उनके हस्बैंड ने ये स्कूल शुरू किया था और एक साल में उनके स्कूल में 6 ट्विंस ज्वाइन हुए, जिसके बाद ये खबर वायरल हो गई। अब हेडमिस के हस्बैंड ने उस मौके का फायदा उठाया और एक एडवर्टीजमेंट निकाला कि जिनके बच्चे ट्विंस हैं वो सिर्फ एक बच्चे की फीस देकर दोनों को पढ़ा सकते हैं, यानी एक बच्चे के साथ दूसरे बच्चे की फीस बिल्कुल फ्री। तो इस ऑफर की वजह से कई सारे पेरेंट्स अपने ट्विंस बच्चों को यहाँ भेजने लगते हैं, जिससे स्कूल बड़ा हो जाता है और फिर एक दिन ये दोनों इसका नाम बदलकर ट्विन बर्ड्स ही रख देते हैं। फिर एक दिन हेडमिस और उनके हस्बैंड एक चेस टूर्नामेंट में जाते हैं, जहाँ ये बेंजामिन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो उस टूर्नामेंट का विनर था। फिर इनको पता चलता है कि बेंजामिन का एक ट्विन भाई भी था जिसका नाम था फ्रांसिस, लेकिन फ्रांसिस बेंजामिन की तुलना में दिमाग का थोड़ा कमजोर था। इसलिए हेडमिस और उनके हस्बैंड ने सोचा कि अगर बेंजामिन उनके स्कूल में ज्वाइन कर ले तो उसकी चेस स्किल्स की वजह से स्कूल का नाम और रोशन होगा। इसलिए अब वो दोनों बेंजामिन के घर जाते हैं ताकि उनके पेरेंट्स से बात कर सकें। लेकिन यहाँ ये लोग देखते हैं कि ये दोनों बच्चे तो असल में अनाथ हैं और फुटपाथ पर रहते हैं, साथ ही छोटे मोटे काम करके अपनी पढ़ाई करते हैं। तो ये देखकर हेडमिस उन्हें अपने स्कूल में ज्वाइन करने का ऑफर देती है और कहती है कि हमारे स्कूल के हॉस्टल में रहो और पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिसके बाद अब बेंजामिन और फ्रांसिस खुशी खुशी स्कूल में ज्वाइन हो जाते हैं। अब स्कूल में दोनों की जिंदगी अच्छी चलने लगती है। हम देखते हैं कि बेंजामिन तो पहले से ही इंटेलिजेंट था, लेकिन यहाँ आकर फ्रांसिस भी पढ़ाई में धीरे धीरे अच्छा होने लगा। इसके बाद टीचर्स बाकी स्टूडेंट्स को इन दोनों की मिसाल देने लगे और साथ ही बेंजामिन भी हर चेस कंपटीशन जीतने लगा, जिससे स्कूल का नाम रोशन होने लगा। लेकिन अब इस सब से बाकी स्टूडेंट्स इनकी ग्रोथ से जलने लगे और सबसे ज्यादा वो फ्रांसिस को चिढ़ाने लगे, क्योंकि बेंजामिन हमेशा अपने भाई फ्रांसिस को प्रोटेक्ट करने में लगा रहता था। इसी बीच एक बार बेंजामिन ने इसी चक्कर में अपने क्लासमेट्स को बुरी तरह से पीट दिया, जिसके बाद हेडमिस ने सबको, यहाँ तक कि बेंजामिन को भी पनिशमेंट दी, जबकि वो जानती थी कि बेंजामिन ने पहले किसी से कुछ नहीं कहा होगा। अब कुछ महीने बीत जाते हैं और फिर सभी को पता चलता है कि जल्द ही एक बड़ा चेस टूर्नामेंट होने वाला है। तो हेडमिस इस चीज को लेकर बेंजामिन को प्रैक्टिस करवाने लगती है,
लेकिन अब हैरानी की बात ये थी कि बेंजामिन हर गेम हार रहा था, जिससे हेडमिस उसे डांटती है कि अगर तुम टूर्नामेंट में ऐसे खेले तो हार जाओगे, इसलिए चलो हम लोग अगले टूर्नामेंट में तुमको दाखिला दिलाएंगे, अभी तुम जाओ। तो ये सुनकर अब बेंजामिन उससे रिक्वेस्ट करता है, मैडम एक गेम और खेलते हैं ना। तो इस बार अचानक बेंजामिन जीत जाता है और लगातार जीतता ही रहता है। अब हेडमिस उसके ऐसे गेम प्ले को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम इतना अच्छा खेलते हो तो हर बार मुझसे क्यों हार रहे थे। तो बेंजामिन उससे कहता है, क्योंकि मैडम मुझे आपके अंदर अपनी माँ नजर आती हैं और माँ कभी हार नहीं सकती ना। तो यहाँ हमें पता चलता है कि बेंजामिन का चेस गेम अलग ही लेवल का है, क्योंकि उसके पास प्लान ए प्लान बी नहीं बल्कि प्लान सी तक होता है। साथ ही वो बहुत ही इमोशनल लड़का है जो सभी की इज्जत करता है और हेडमिस को अपनी माँ मानता है। खैर तभी हम देखते हैं कि अचानक वहाँ की बिजली चली जाती है, जिसके बाद बेंजामिन जल्दी से फ्रांसिस के पास जाता है और उसे संभालने लगता है। दरअसल फ्रांसिस को अंधेरे से बहुत डर लगता था, उसे एक तरह का फोबिया था। इसके बाद हेडमिस का हस्बैंड बेंजामिन को टूर्नामेंट के लिए ले जाता है और फ्रांसिस हेडमिस के पास बना रहता है। हेडमिस भी दोनों को बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो फ्रांसिस का पूरा ख्याल रखती है। लेकिन बेंजामिन के जाने के बाद फ्रांसिस के क्लासमेट्स उसे हर रोज तंग करने लगते हैं, जबकि बेचारा फ्रांसिस रोज बहुत रोता है, लेकिन हेडमिस से भी वो ये बात शेयर नहीं करता। फिर जब बेंजामिन टूर्नामेंट जीतकर कप के साथ स्कूल वापस आता है तो तब भी फ्रांसिस उसे अपने साथ हुई सारी बातें नहीं बताता। फिर कुछ दिनों बाद क्लास में प्रैक्टिकल्स शुरू होते हैं, जिस वजह से सारे ट्विंस में से कुछ लोग लैब में जाते हैं और बाकी रिकॉर्ड्स देखने लगते हैं। तभी इसी दौरान दो टीचर्स फ्रांसिस के बारे में बात करते हैं कि उसे अंधेरे से फोबिया है, और उनकी यही बात बेंजामिन का एक क्लासमेट सुन लेता है और अपने दोस्तों को बता देता है। इसके बाद जब फ्रांसिस लैब में होता है तभी उसका एक क्लासमेट लाइट ऑफ कर देता है और वो अंधेरा देखकर फ्रांसिस जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है और रोने लगता है। इसी बीच जब तक बेंजामिन उसके पास पहुंचता तब तक फ्रांसिस मर चुका होता है। इसके बाद फ्रांसिस का फ्यूनरल होता है, जहां बेंजामिन फूट फूट कर रोने लगता है और वो 3 दिन तक फ्रांसिस की कब्र के पास ही बैठा रहता है। हम देखते हैं कि कई लोग उसे बुलाने आते हैं, लेकिन वो उस जगह से हिलता तक नहीं। अब फ्रांसिस की मौत के बाद एक मदर हेडमिस और उनके हस्बैंड के पास आती हैं और उनसे कहती हैं कि बेंजामिन की हालत ठीक नहीं है, अगर वो यहाँ रहेगा तो उसे फ्रांसिस की यादें लगातार सताती रहेंगी, इसलिए मैं उसे अपने ऑर्फनेज ले जाऊंगी, क्योंकि अगर माहौल बदलेगा तो उसके लिए बेहतर ही होगा। तो इस तरह मदर की बात मानते हुए वो हेडमिस और उसका हस्बैंड बेंजामिन को मदर के साथ भेज देता है। फिर प्रेजेंट डे पर हम देखते हैं कि हेडमिस अरविंद से कहती है कि वही दिन था जब मैंने बेंजामिन को आखिरी बार देखा था। हाँ, लेकिन मैंने बाद में सुना था कि उसे किसी फैमिली ने गोद ले लिया था, लेकिन शायद हमारे स्कूल को फ्रांसिस का श्राप लग गया था, क्योंकि इस घटना के बाद कुछ महीने बाद ही एक फायर एक्सीडेंट में हमारा स्कूल जलकर राख हो गया, और फिर उस सदमे को बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से मेरे हस्बैंड ने बहुत दारू पीना शुरू कर दिया और आखिर में वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब अरविंद इसके बाद बाकी स्टूडेंट्स की डिटेल्स लेकर वहाँ से निकल जाता है और फिर वो सीधा संजना के घर पहुँचता है। तो संजना यहाँ उसे देखकर पूछती है कि बताइए आपको कौन चाहिए। इस तरह अब यहाँ आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि शॉकिंगली यहाँ एक खुलासा होता है कि ये लड़की संजना नहीं बल्कि उसकी जुड़वा बहन अंजना है। तभी हम देखते हैं कि असली संजना अंदर से भागते हुए अरविंद के गले लग जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि अरविंद उससे शादी के लिए हाँ करने आया है। लेकिन तभी अरविंद उससे कहता है कि मैं यहाँ शादी की बात करने नहीं आया, असल में मुझे केस के सिलसिले में तुमसे कुछ डिटेल्स चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। इस तरह अब वो उन दोनों को सारी बातें बताता है और आखिर में चेतावनी देता है कि उनकी जान को भी खतरा है, इसलिए अब वो उनको सेफ्टी के लिए मनोहर के घर भेज देता है। अब अरविंद के हिसाब से क्लास में सिर्फ 2 ट्विंस बचे होते हैं, जिनका नाम था धीरन और धीरज। अब अरविंद फौरन उनकी तलाश शुरू कर देता है, लेकिन उनका कोई पता नहीं चलता। फिर अगले दिन पुलिस को एक और जली हुई लाश मिलती है, जिसके बाद कमिश्नर क्राइम स्पॉट पर आकर अरविंद को बहुत डांटता है और पूछता है कि जब तुम्हें धीरन और धीरज नहीं मिले तो किलर कैसे मिल गया। ये सुनकर अरविंद चुपचाप खड़ा रहता है। तभी कमिश्नर पूछता है कि चुप क्यों हो, अब ये बताओ कि कैसे पता करें कि मरा हुआ बंदा धीरन है या धीरज। तो अरविंद उससे कहता है कि ये धीरन है सर। वो बताता है कि उस दिन स्कूल में स्टूडेंट्स 2 बैच में बटे हुए थे, जिसमें से एक बैच फिजिक्स लैब में गया और दूसरा केमिस्ट्री लैब में, और केमिस्ट्री लैब के स्टूडेंट्स ने लाइट्स ऑफ की थी, जिससे फ्रांसिस की मौत हुई और बेंजामिन उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाया। ये सुनकर कमिश्नर कहता है कि अच्छा,
इसलिए अब वो केमिस्ट्री लैब वालों से बदला लेने के लिए एक एक करके उन्हें मार रहा है। तभी अरविंद कहता है कि नहीं सर, वो असल में फिजिक्स लैब वालों को मार रहा है ताकि उनके ट्विंस को भी वही दर्द महसूस हो जो उसने अपने भाई को खोते वक्त महसूस किया था। इसके बाद वो कहता है कि सर, मुझे एक आखिरी चांस दीजिए, मैं किलर के बहुत ही करीब हूँ और बहुत ही जल्द उसे आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। अब इसी बीच उनको पता चलता है कि रंजीत को भी होश आ चुका है, इसलिए अब अरविंद फौरन उससे मिलने जाता है और उस दिन के बारे में पूछने लगता है जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन रंजीत उसे बताता है कि असल में उस रात मेरा एक्सीडेंट ऐसे नहीं हुआ, बल्कि पहले मुझे एक फेक कॉल आया और ठीक उसी वक्त रास्ते में मेरे बगल से एक ओल्ड ब्लैक मॉडल कार गुजरी और उसी की चपेट में आने की वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद रंजीत ये भी कहता है कि मेरे हिसाब से उस आदमी ने जानबूझकर मेरा एक्सीडेंट करवाया था, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि उसी बंदे ने मुझे हॉस्पिटल भी पहुंचाया, लेकिन क्यों ये मुझे नहीं पता। फिर वो कहता है कि मुझे लगता है कि किलर हमारे आसपास ही है और वो हमारी हर हरकत पर नजर रखे हुए है, इसलिए उसने मुझे सिर्फ जख्मी किया था। तभी हम देखते हैं कि वो हेडमिस अरविंद को दोबारा फोन करती है कि हर साल फ्रांसिस की डेथ वाले दिन पर उसका भाई बेंजामिन उसकी कब्र पर फूल चढ़ाने आता है और कल उसकी डेथ एनिवर्सरी है, इसलिए वो वहाँ जरूर आएगा। अगर तुम चाहो तो वहाँ उसे पकड़ सकते हो। तो उसी रात अब अरविंद कब्र के पास पहुंचकर बेंजामिन का इंतजार करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वो देखता है कि बेंजामिन वहाँ फूल लेकर आता है और तभी आता है यहाँ दूसरा ट्विस्ट, जहाँ शॉकिंगली खुलासा होता है कि ये बेंजामिन कोई और नहीं बल्कि मनोहर है। अब अरविंद उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मनोहर अपना चेहरा वहाँ से छुपाकर भागने लगता है। यहाँ अरविंद देखता है कि उसके पास वही ब्लैक कार है जिसके बारे में रंजीत ने उसे हॉस्पिटल में बताया था। फिर आखिर में बहुत ही लंबी चेजिंग के बाद भी मनोहर अरविंद के हाथ से बचकर भाग ही जाता है। इसके बाद अब अरविंद तुरंत मनोहर के घर जाता है और वहाँ मनोहर उसके सामने मौजूद होता है। दरअसल अरविंद संजना और अंजना को बचाने आया था, क्योंकि मनोहर का राज खुल चुका था, तो शायद वो इन दोनों को कहीं मार ना दे। खैर, अब वहाँ आकर अरविंद देखता है कि मनोहर ने उन दोनों को पहले से ही बांध के रखा था। अब इससे पहले कि अरविंद कुछ समझ पाता, उससे पहले ही मनोहर उसके सर पर वार कर देता है और अंजना को वहाँ से लेकर भाग जाता है। इसके बाद अरविंद और संजना मनोहर की तलाश शुरू कर देते हैं, जिसके बाद अरविंद एक पुरानी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर जाता है, क्योंकि उसे याद था कि मनोहर ने हर बार अपने विक्टिम्स को यहीं बुलाया था, तो उसके अनुमान के हिसाब से मनोहर उसे वहाँ मिल जाता है। अब अरविंद उसे अरेस्ट करने ही वाला होता है कि तभी दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। फिर इसी दौरान अरविंद संजना को अपनी गन देते हुए कहता है कि मनोहर अंजना को मारने के लिए लिफ्ट से नीचे आ रहा है, इसलिए जैसे ही वो सामने आए तुम उसे शूट कर देना। तो संजना अब उसके कहने पर लिफ्ट के ओपन होने का वेट करती है और जैसे ही लिफ्ट ओपन होती है वो बिना कुछ सोचे समझे सीधे फायर कर देती है। पर यहाँ आता है मूवी का तीसरा ट्विस्ट, क्योंकि उस लिफ्ट में मनोहर नहीं बल्कि संजना की बहन अंजना होती है, जिसे बिना देखे ही संजना ने शूट कर दिया था। लेकिन आखिर ये हुआ कैसे? तो अब सीन यहाँ से फ्लैशबैक में जाता है, जब थोड़ी देर पहले अरविंद और मनोहर की फाइट हो रही थी, तो मनोहर ने अरविंद की छाती पर फ्रांसिस का नाम देख लिया था। यानी ये था इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। इसका मतलब साफ था कि अरविंद ही असली बेंजामिन है और उसने मनोहर को चकमा दे दिया है। यानी अरविंद ने जानबूझकर संजना को लिफ्ट से नीचे भेजा और संजना को गन देकर शूट करने को कहा ताकि संजना अपनी ही बहन को मार दे। खैर, तभी रंजीत भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो भी अरविंद से फाइट करने लगता है और फिर उसे हिरासत में ले लेता है। इसके बाद रंजीत अरविंद की इंटेरोगेशन करता है और कहता है कि तुमने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को उल्लू बनाया और बचपन की घटना का बदला अब जाकर ले रहे हो। तो अरविंद कहता है कि मेरा भाई भी बच्चा था, फ्रांसिस के बिना मैं अपनी जिंदगी नहीं गुजार पाया। फ्रांसिस को मारकर ये सारे लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन मैं उसे हर दिन मिस करता रहा। इसलिए मैंने सोचा कि नॉर्मली में मैं इन्हें नहीं मार पाऊंगा। तभी मैंने मेहनत की और मैं पुलिस वाला बना और फिर चेन्नई में ट्रांसफर करवा लिया। इसके बाद मैंने अपने सारे क्लासमेट्स को ट्रैक करके उनके एड्रेस हासिल किए और फिर मुझे सभी के डिटेल्स मिल गए। लेकिन इस बीच सिर्फ संजना, अंजना, धीरन और धीरज के डिटेल्स मुझे नहीं मिले। पर मुझे पता था कि स्कूल के रिकॉर्ड्स से ये डिटेल्स मुझे मिल सकती हैं। इसलिए मैंने अपने स्टेशन के आसपास एक हत्या कर दी ताकि ये केस मुझे मिले और मैं तहकीकात के बहाने स्कूल तक पहुंच जाऊं। लेकिन दिक्कत तब हुई जब ये केस कमिश्नर साहब ने मुझे दे दिया। इसलिए मजबूरन मैंने सुधाकर के बारे में जानने से पहले तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया, क्योंकि उसके पैर की प्लेट से तुम केस को क्रैक कर सकते थे। पर मेरा इरादा तुम्हें मारने का नहीं था।
इसलिए मैंने खुद तुम्हें हॉस्पिटल भी पहुंचाया। तुम्हारा इस झगड़े से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए तुम्हें मारना मेरे उसूल के खिलाफ था। फिर तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद ये केस मुझे मिल गया और मेरा काम उसके बाद बहुत आसान हो गया। पहले मैंने हेडमिस से स्कूल के रिकॉर्ड्स लेकर धीरन और धीरज को ढूंढा, जिसके बाद मैंने धीरन को मार दिया। इस बीच मुझे पता चला कि तुम्हारा एक आदमी भी मुझे फॉलो कर रहा है, इसलिए मैंने केस को भटकाने के लिए मनोहर को इसमें घसीटा। मैंने मनोहर को उसके बेटे को मारने की धमकी देकर कुछ काम करवाए, जैसे फ्रांसिस की कब्र पर फूल चढ़ाना और ब्लैक कार लेकर भागना, ताकि पूरा शक उस पर जाए। और इसी तरह अंजना को मारने के लिए भी मैंने मनोहर का ही इस्तेमाल किया, लेकिन तुम मुझे चेज करते हुए यहाँ तक पहुँच गए और मुझे अरेस्ट कर लिया। ऐसा कहकर अरविंद थोड़ा मुस्कुराने लगता है। तभी रंजीत उसे बताता है कि उसे आखिर अरविंद पर शक कैसे हुआ। दरअसल कुछ दिनों पहले अरविंद रंजीत के घर आया था और तब रंजीत ने उसका एक लाइटर देखा। अब रंजीत के लिए हैरान करने वाली बात ये थी कि वैसा ही लाइटर उसने उस रात भी देखा था जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। फिर बाद में रंजीत ने जब अरविंद की इन्वेस्टिगेशन की और उसे सारी सच्चाई पता चल गई कि उसका असली नाम बेंजामिन है और उसका भाई ही फ्रांसिस था। अब इसके बाद रंजीत अरविंद को गिरफ्तार करता है और मीडिया के सामने सारी डिटेल्स बता देता है। लेकिन अगले ही दिन धीरज पुलिस स्टेशन आता है और गलती से रंजीत और मनोहर से टकरा जाता है। अब शॉकिंग बात यह होती है कि धीरन और धीरज वही चोर थे जिन्होंने फाइनेंस कंपनी को लूटा था और जिन्हें अरविंद ने पहले पकड़ा था। अब धीरज उनमें से जेल में था, जबकि धीरन अंडरग्राउंड हो गया था। लेकिन फिर बेंजामिन की न्यूज को देखकर ये भी बाहर आ जाता है। अब ये सब जानकर फौरन रंजीत और मनोहर जेल की तरफ भागते हैं, क्योंकि उन्हें याद आता है कि फिजिक्स वाली लैब में धीरन था, जो अभी जेल में है, और खुद अरविंद भी इस वक्त जेल में है। लेकिन इसके बाद जब तक ये लोग जेल में पहुंचते हैं, तब तक अरविंद धीरन को मार चुका होता है। और यहाँ आता है इस मूवी का असली क्लाइमैक्स, जहां अरविंद रंजीत से कहता है कि दोस्त, मैंने जानबूझकर तुम्हें उस लाइटर का क्लू दिया था ताकि तुम मुझे पकड़ो, जिसके बाद मैं जेल में जाऊं और धीरज को मार सकूं। और यही था मेरा प्लान सी। वो कहता है कि जिस दिन फ्रांसिस मरा, उसी दिन बेंजामिन भी अंदर ही अंदर मर गया। लेकिन इन लोगों को मारने के लिए वो, यानी मैं, अब तक जिंदा रहा। फिर अरविंद मनोहर की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरे मरने के बाद मेरा दिल तुम्हारा है और मैंने इसे तुम्हें पहले से ही डोनेट कर दिया है। तुम दोनों जैसे लोग अगर इंडिया में होंगे तो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। फिलहाल मैं अपने भाई के पास चलता हूँ, क्योंकि मेरा काम अब पूरा हो चुका है। और ऐसा कहकर अरविंद कुछ गोलियां खाकर मर जाता है, वही गोलियां जो उसने नारकोटिक्स वाले केस में पकड़ी थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये शानदार मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। वहीं अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।